मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज आगे की चर्चा करें। इसमें नंबर पर है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र वह व्यवस्था है जहां देश के नागरिक शासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। शासन के कार्यों में भाग लेना मतलब कानून बनाने के कार्यों में जनता जहां प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। पूरे देश की जनता एक साथ शासन नहीं कर सकती, लेकिन कानून बनाने में वह जरूर ही भूमिका का निर्वाह कर सकती है। तो जहां पर जनता कानून बनाने के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, मतलब वयस्क नागरिक भाग लेते हैं, उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। यह व्यवस्था विशेष करके ईस्वी सन प्रारंभ होने के पहले प्राचीन यूनान में प्रचलित थी और वहां पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रचलित था, क्योंकि बिल्कुल छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे जहां की जनसंख्या 2000 से लेकर के 1 लाख या 2 लाख तक सीमित हुआ करती थी। यहाँ पर जितने भी वयस्क नागरिक होते थे, इसके अलावा वो यदि स्वामी वर्ग के लोग होते थे, दासों को शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो जो स्वामी वर्ग के लोग थे, ये सब शासन के कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया करते थे। लेकिन चूंकि आज ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां की जनसंख्या 5 या 10 लाख से कम हो। 5 या 10 लाख से लेकर के आज तो अरबों तक जनसंख्या पहुंच गई है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को एक स्थान पर एकत्र करना बिल्कुल कल्पना ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए उसके स्थान पर प्रतिनिधि प्रजातंत्र या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र को स्वीकार किया गया है, जिसमें जनता या वयस्क नागरिक अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करते हैं और ये निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होकर के शासन कार्यों का संपादन करते हैं। लेकिन आज की तारीख में स्विट्जरलैंड में कुछ ऐसे कैंटन हैं, मतलब कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां की जनसंख्या बहुत कम है, 2, 4, 8, 10 हजार तक है। ऐसे लोग एक स्थान पर एकत्र होकर के शासन के कार्यों में भाग लेते हैं, नीति निर्माण में भाग लेते हैं और कानूनों का निर्माण भी करते हैं, बजट भी पास करते हैं। और इसकी स्विट्जरलैंड के संदर्भ में इसको समझा जाए, उसके बाद फिर भारत के संदर्भ में भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। स्विट्जरलैंड में 4 प्रकार से, जिसमें 5 बिंदु हैं, लेकिन 4 प्रकार के साधनों से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को लागू किया जाता है, जिसमें पहली संस्था है लैंडसीमेंडी या प्रारंभिक सभाएं, प्राइमरी असेंबलीज। स्विट्जरलैंड में कुछ ऐसे कैंटन हैं और कुछ ऐसे अर्ध कैंटन हैं जहां की जनसंख्या 2, 4, 5 हजार ही है। सोचिए कि कितना छोटा सा राज्य स्विट्जरलैंड, यहाँ पर इतने छोटे राज्य हैं जहां की जनसंख्या 5 या 10 हजार तक है। तो यहाँ के जो वयस्क नागरिक हैं, साल भर में एक बार या अधिक बार जब भी जरूरत पड़े, जब उन्हें सूचना दी जाए, तो वो एक स्थान पर जमा हो जाते हैं और जमा हो करके वे साल भर के लिए कानूनों का निर्माण कर देते हैं, साल भर का बजट पास कर देते हैं, 1 वर्ष के लिए प्रशासक या राज्यपाल का निर्वाचन कर देते हैं, मंत्रियों का निर्वाचन कर देते हैं, न्यायाधीशों का निर्वाचन कर देते हैं। मतलब अन्य स्थानों पर जो काम विधानसभाएं करती हैं, वही काम यहाँ की यह प्रारंभिक सभाएं कर देती हैं। तो जब प्रारंभिक सभाएं ये सब काम कर दे रही हैं, तो फिर वहां पर विधानसभाओं की स्थापना की आवश्यकता नहीं पड़ती। इन कैंटनों में विधानसभाएं नहीं है। इसकी तुलना आप भारत से करिए। वर्तमान समय में इस लैंडसीमेंडी या प्रारंभिक सभाओं का एक प्रतिरूप हमने अपने देश में ग्राम सभा के माध्यम से स्थापित किया है। यद्यपि ये बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में, बिल्कुल बाल्यावस्था या शैशवावस्था में है,
ग्राम सभाएं क्या करती है पंचायत व्यवस्था में? ग्राम सभाएं क्या है कि एक गांव में रहने वाले सभी वयस्क नागरिक वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार एक स्थान पर एकत्र होकर के ग्राम पंचायत के कार्यों का विश्लेषण करते हैं, निर्णय लेते हैं और उन निर्णयों को लागू करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। यद्यपि अनेक प्रकार के इफ और बट तमाम चीजें अनेक प्रकार के लेकिन परंतु हैं, लेकिन फिर भी ये ग्राम सभाओं को यदि इतनी शक्तिशाली बना दिया जाए कि वे खुद इसी प्रकार से निर्णय लेकर के ग्राम पंचायत को आदेशित करें, तो भारत में भी लेडसी मेंढी या प्रारंभिक सभाओं की स्थिति स्थापित हो जाएगी। तो इस प्रकार से ग्राम सभा के रूप में हमने स्विट्जरलैंड की इस व्यवस्था को स्वीकार कर लिया है। यद्यपि ग्राम सभाओं की परंपरा भारत में आदिम काल से रही है कि गांव के लोग मिल बैठते थे और गांव के सभी प्रकार के समस्याओं के बारे में यहाँ पर विचार विमर्श होता था, विचार विनिमय होता था और निर्णय लिए जाते थे। तो ये प्रारंभिक सभाएं। दूसरा है आरंभन। आरंभन का मतलब अंग्रेजी में इसका शब्द है इनिशिएटिव, पहल करना। किस चीज में पहल करना? संवैधानिक संशोधनों के लिए पहल करना। अब इसमें आप 3 देशों को उदाहरण लीजिए, एक भारत, दूसरा अमेरिका और तीसरा स्विट्जरलैंड। भारत में आरंभन है क्या? नहीं। मतलब यदि संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ती है भारत में, तो क्या आम जनता शासन से अनुरोध कर सकती है चिट्ठी लिख करके कि आप संविधान में इस प्रकार का संशोधन करिए? नहीं। लिख सकती है, लेकिन उसका कोई वैधानिक महत्व नहीं होगा। क्या भारत के जो राज्य हैं, प्रदेश हैं, इन प्रदेशों की विधानसभाएं प्रस्ताव पारित करके केंद्र से संविधान में संशोधन करने का अनुरोध कर सकती है? क्या कर सकती हैं, लेकिन इसका कोई वैधानिक महत्व नहीं है। मतलब भारत में संविधान संशोधन की पूरी जिम्मेदारी केवल संसद पर है, अन्य संस्थाओं की नहीं है। मतलब भारत में आरंभन का प्रावधान नहीं है। अब चला अमेरिका। अमेरिका में संवैधानिक संशोधन के लिए राज्य सरकारें शुरुआत कर सकती हैं। कैसे? अमेरिका में एक कानून बना मद्य निषेध का। सोचिए, अमेरिका में मद्य निषेध हो रहा, तो अमेरिका में मद्य निषेध का कानून बना। जब मद्य निषेध कानून को लागू किया गया तो राज्य सरकारों ने यह पाया कि जितने लोग कानून का पालन कर रहे हैं, मतलब शराब नहीं पी रहे हैं, उससे ज्यादा लोग शराब पी करके जेल में बंद हैं। तो कानून कैसे करके सफलतापूर्वक लागू हो पाएगा? तब राज्य सरकारों ने इनिशिएटिव लेकर के, आरंभन करके कांग्रेस से अनुरोध किया कि मद्य निषेध कानून को निरस्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कीजिए, कानून बनाइए, संशोधन करिए। और तब फिर कांग्रेस ने संविधान में संशोधन करके मद्य निषेध कानून को निरस्त किया। स्विट्जरलैंड में आम जनता को यह अधिकार है कि वे संविधान में संशोधन के लिए कार्यवाही करें। कैसे कार्यवाही? वहां पर 50,000 नागरिक एक एप्लीकेशन में सिग्नेचर करके केंद्र सरकार से, व्यवस्थापिका से अनुरोध करते हैं कि आप इस प्रकार से संविधान में संशोधन करें। और तब फिर वहां की जो व्यवस्थापिका है इसके बारे में कार्यवाही करके फिर संविधान संशोधन प्रस्ताव पास करती है। पास करने के बाद फिर उसे जनता की स्वीकृति के लिए रखती है। इसे कहते हैं आरंभन या पहल करना, इनिशिएटिव। अब तीसरा है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह का अंग्रेजी शब्द है रिफरेंडम। इसी प्रकार से ऐसे ही दूसरा एक शब्द है जिसे कि प्लेबिसाइड कहते हैं, जिसका हिंदी रूपांतरण है लोकमत संग्रह। हिंदी में जनमत संग्रह, लोकमत संग्रह, लोकमत जनमत एक ही चीज है, लेकिन इस संदर्भ में अलग अलग है। जनमत संग्रह क्या है?
भारत में या अन्य देशों के बाद फिर स्विट्जरलैंड चलेंगे। भारत में जब कोई कानून बनता है या संविधान में संशोधन होता है तो क्या उस पर जनता की राय ली जाती है? नहीं। जब भारत का संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को जो पारित हुआ और जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्या उस पर जनमत संग्रह लिया गया? नहीं, जनता की राय नहीं ली गई। बस संविधान सभा ने पारित कर दिया और कह दिया आप लागू करिए, लागू हो गया। जहां पर संवैधानिक संशोधनों पर जनता की राय ली जाती है, जनमत लिया जाता है, उसे जनमत संग्रह करते हैं। जनता की राय कैसे ली जाती है? जनता, जैसे मान लीजिए एक संविधान में संशोधन हुआ या स्विट्जरलैंड में बहुत लंबे समय तक महिलाओं को मताधिकार नहीं था, तो महिला मताधिकार के लिए वहां पर इनिशिएटिव हुआ, आरंभ हुआ। महिलाओं को मताधिकार देने के लिए वहां की संसद ने संशोधन विधेयक पास किया, राज्यों से, कैंटोनों से स्वीकृति दी गई, फिर उसे जनमत संग्रह के लिए रखा गया। मतलब जब जनता की राय ली जाती है, जनमत संग्रह लिया जाता है, तो जनता को, नागरिकों को एक मतपत्र दिया जाता है। मतपत्र के ऊपर में उस विषय का शीर्षक होगा, जैसे महिलाओं को मताधिकार दिया जाना चाहिए। उसमें 2 ऑप्शन होंगे, हाँ, ना। जो लोग हाँ चाहते हैं, मतलब महिलाओं को मताधिकार देना चाहते हैं, वो हाँ में वोट देंगे। जो इसके विरुद्ध हैं वो ना में वोट देंगे, नहीं में वोट देंगे। फिर मतों की गणना होगी। यदि मतदान में पूरे देश की जनता का बहुमत, जिसने मतदान हो उसका बहुमत, यदि महिला मताधिकार संबंधी संशोधन के पक्ष में है तो फिर महिलाओं को मताधिकार दिया गया, और यदि ज्यादा ना में होता तो नहीं दिया जाता। मतलब जनता वोट दे करके अपना मत व्यक्त करती है। उन मतों में यदि बहुमत उसके पक्ष में हो उसको लागू किया जाता है, यदि विपक्ष में हो उसको लागू नहीं किया जा सकता। इसे जनमत संग्रह कहते हैं। मतलब कानूनी और संवैधानिक महत्व के प्रश्नों पर जब जनता की राय ली जाती है उसे जनमत संग्रह कहते हैं। अब आगे है प्लेबिसाइट या लोकमत निर्णय या लोकमत संग्रह। यह क्या है? इसमें भी जनता वोट देती है, लेकिन ये अन्य मामलों में, कानून और संविधान छोड़ करके अन्य मामलों में यदि जनता की राय ली जाती है उसे लोकमत संग्रह या लोकमत निर्णय कहते हैं। जैसे ब्रिटेन में अभी कुछ वर्ष पहले यह प्रश्न उठा कि क्या इंग्लैंड को यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। यूरोप के प्रायः सभी देश यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। इंग्लैंड के सामने भी प्रश्न आया कि इंग्लैंड इसमें रहेगा, शामिल होगा या नहीं होगा। ब्रिटिश सरकार निर्णय नहीं कर पाई तो उसने इस प्रश्न को लोकमत निर्णय के लिए रखा। ब्रिटेन की जनता ने बहुमत से यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के विरुद्ध वोट दिया, जिसे का नाम दिया गया ब्रेक्जिट, BRAXIT। एग्जिट मतलब बाहर निकलना। अब BRIEXIT ब्रेक्सिट इसको कहा गया। तो BRI मतलब ब्रिटेन के लिए शब्द है, ब्रिटेन के लिए BRI कहा गया और फिर एग्जिट। तो ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया। तो जहां पर कानून और संविधान के अलावा अन्य विषयों पर जनता की राय ली जाती है उसे प्लेबिसाइट या लोकमत निर्णय, लोकमत संग्रह कहा जाता है। और अंतिम है प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन का मतलब रिकॉल, वापस बुलाना। हम अपने प्रतिनिधियों को 5 वर्ष के लिए चुनकर भेजते हैं। इन 5 वर्षों में हमारा वह प्रतिनिधि चाहे जैसा भी काम करे या न करे, वह अपना ऐश करता रहे, अपने कर्तव्य को पूरी तरह से भूल जाए, निर्वाचन क्षेत्र की कोई सुधि न लेवे, सब काम करे लेकिन जनता के हित में कोई काम न करे, तो भी हमें 5 वर्ष तक उसको झेलना पड़ेगा, झेलना पड़ता है। इसका कोई उपाय नहीं।
हाँ, ये हो सकता है कि अगली बार जब चुनाव में खड़े हो तो हम उसको वोट न दें, लेकिन आपको 5 साल के लिए तो झेलना पड़ेगा ऐसे लोगों को। लेकिन जहां पर प्रत्यावर्तन का प्रावधान होता है, वहां जनता ऐसे प्रतिनिधियों के विरुद्ध जनमत संग्रह करके या अपना वोट दे करके उसे 5 साल के कार्यकाल के पहले वापस बुला सकती है। इसे प्रत्यावर्तन कहते हैं। मान लीजिए कोई प्रतिनिधि अपना निर्धारित काम नहीं कर रहा है, भ्रष्टाचार में और अन्य कार्यों में व्यस्त है, तो जनता आवेदन पत्र लिखेगी शासन को। एक निश्चित मात्रा में जनता का हस्ताक्षर होता है उस एप्लीकेशन में। जब ऐसा एप्लीकेशन शासन के पास पहुंचता है तो शासन उस क्षेत्र में मतदान की व्यवस्था करती है। मतदान होता है, यदि उस निर्वाचन क्षेत्र की अधिकांश जनता उसको बुलाने के पक्ष में है, हाँ में वोट देती है, तो फिर उस व्यक्ति को, जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, उस व्यक्ति को पद से हटा दिया जाता है और फिर एक दूसरा नया निर्वाचन होकर के एक दूसरे प्रतिनिधि का निर्वाचन किया जाता है। तो कार्यकाल पूरा होने के पहले निर्वाचित प्रतिनिधि को अपने पद से हटाना, उसे प्रत्यावर्तन कहते हैं, रिकाल कहते हैं। भारत में यह व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सरपंच और पंचों के लिए प्रत्यावर्तन का प्रावधान अधिनियम में किया गया है कि सरपंच और पंचों को प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। वैसे अभी तक विशेष करके छत्तीसगढ़ में चूंकि इस प्रत्यावर्तन के बारे में कोई नियम नहीं बनाया गया अभी तक, इसलिए आज तक इस व्यवस्था को लागू नहीं किया गया है। यह है प्रत्यावर्तन। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को लागू करने के लिए 4 साधन होते हैं: प्रारंभिक सभाएं, आरंभण, जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन। अब आगे देखें द्वैध शासन। द्वैध शासन के अंतर्गत इसका अंग्रेजी शब्द है डायरकी। इस द्वैध शासन का अर्थ क्या है? मैं आपको 3 अर्थ बता रहा हूं इसमें। पहला अर्थ, वर्तमान समय में संघात्मक शासन को द्वैध शासन व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि संघात्मक शासन में 2 प्रकार की सरकारें होती हैं, केंद्र शासन, राज्य शासन। तो जहां पर 2 प्रकार की सरकारें होती हैं उसमें द्वैध शासन या डायरकी कहते हैं। 1 नंबर 2, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों ने 1919 के मांडफोर्ड सुधार अधिनियम के अंतर्गत द्वैध शासन लागू किया गया। कहां? प्रांतों में। मतलब प्रांतीय कार्यपालिका के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक भाग मतलब कि प्रांत सरकारें जो भी काम करती हैं उसको 2 भागों में बांटा गया। एक तरफ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखे गए, दूसरी तरफ हल्के फुल्के विषय रखे गए। जहां पर महत्वपूर्ण विषय जिन भागों में रखा गया उसमें जो अंग्रेज होते थे उसका संचालन वो अंग्रेज अधिकारी किया करते थे। लेकिन जो बिल्कुल हल्का फुल्का महत्वहीन या कम महत्व के विषय होते थे, इसकी जिम्मेदारी उत्तरदायी मंत्रियों को दी गई। ये मंत्री भारतीय होते थे। ये द्वैध शासन 1935 में इसको समाप्त कर दिया गया। तो यहां पर भी दोहरापन आया। महत्वपूर्ण विभाग अंग्रेजों ने अपने पास रखा, हल्के फुल्के विभागों को उत्तरदायी मंत्रियों को दिया गया। अब तीसरे द्वैध शासन की चर्चा करिए। जब प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, सिराजुद्दौला हार गया, अंग्रेज विजयी हुए। लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन रचा था। क्या? पूरी लगान वसूल करने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी करने लगी। नाम होता था नवाब का, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव ने सोचा कि यदि बंगाल पर कंपनी शासन पर अपना अधिकार कर लेती है व्यवहार में और सिराजुद्दौला को हटा देती है, तो होगा ये, अंग्रेज इंग्लैंड में चिल्लाएंगे
कंपनी के विरुद्ध एक माहौल बनेगा। तो लॉर्ड क्लाइव ने क्या किया? लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया। पूरा पैसा वसूली करने का काम, लगान वसूली करने का काम, कर वसूल करने का पूरा काम ब्रिटिश कंपनी करने लगी और नाम होता था सिराजुद्दौला। इसको द्वैध शासन कहा गया। तो ये द्वैध शासन के 3 रूप हैं। अब चलते हैं वादों की ओर। आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, उदारवाद, समाजवाद, साम्यवाद, ढेर सारे वाद हैं। इस पर जरा चर्चा करें। इस पर चर्चा आज शुरू कर देते हैं। वाद क्या है? वाद का दूसरा शब्द है विचारधारा, विचारों की धारा। विचारों की धारा क्या है? एक विचारक एक बार अपने विचारों को, किसी विषय पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। थोड़े समय बाद दूसरा विचारक आया, उसने भी उसी विषय पर अपने विचारों को अभिव्यक्त किए। फिर तीसरा, चौथा और भी विचारक आते गए और उस एक विषय पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करते गए। तो विचारों की एक श्रृंखला से बन जाती है। मूल विषय वही होता है, लेकिन उसके अलग अलग पक्षों की ओर अलग अलग विचारक अपनी अपनी बातों को कहते जाते हैं। उसे विचारधारा कहते हैं। एक ये विचारधारा मूल रूप में, जिसे हम वाद के नाम से भी जानते हैं, ये व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध, देखिए, व्यक्तियों से राज्य बनता है, बिना व्यक्ति के राज्य नहीं है। प्रश्न ये उठता है कि जिन व्यक्तियों से राज्य का निर्माण होता है, वहां व्यक्ति बड़ा है या राज्य बड़ा है? मतलब व्यक्ति के हित महत्वपूर्ण है या राज्य की ज्यादा महत्वपूर्ण है? तो जो वाद, जो विचारधारा व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करने का, निर्धारित करने का प्रयास करते हैं, उसे राजनीतिक विज्ञान में वाद कहते हैं। व्यक्ति और राज्य का पारस्परिक संबंध सोचिएगा। एक छोटे से पैमाने पर लीजिए। आप परिवार में रहते हैं, आप बड़े हैं या परिवार बड़ा है? आपका हित ज्यादा महत्वपूर्ण है या परिवार का हित ज्यादा महत्वपूर्ण है? एक उदाहरण लीजिए। घर का एक बेटा अंतर जातीय विवाह करना चाहता है, परिवार के सदस्य उसका विरोध करते हैं। आप बड़े हैं या परिवार का हित बड़ा है? तर्क हो सकते हैं, दोनों के तर्क होंगे, बिल्कुल सही होंगे। यदि उस बेटे को अंतर जातीय विवाह करने की अनुमति मिलती है परिवार से, तो वह व्यक्तिवाद हुआ। यदि परिवार की निरंकुशता स्थापित है, परिवार मतलब पिताजी अंतर जातीय विवाह करने की अनुमति नहीं देते हैं, तो आप उसे आदर्शवाद भी कह सकते हैं और निरंकुशवाद भी कह सकते हैं, तानाशाही भी कह सकते हैं। तो ये वाद है। वाद वह है जो व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। तो वादों की चर्चा अगली बार करने का वादा है। आप सभी को धन्यवाद।